रही है क्या तुषार? सर कम से आ रही है आवाज, क्लियर नहीं आ रही। आपको फर्क पड़ा? हाँ जी सर अब ठीक है। तो कल भाई हमने सिंगल सैंपल मोनाडिक टेस्ट तक किया था। आज जो अपने को करना है उससे आगे बढ़ेंगे। आज है मल्टीपल सैंपल डिफरेंस टेस्ट। सेंसरी एनालिसिस के टेस्ट अपने चल रहे थे। तो इसमें 4 मेजर ग्रुप हैं। उनमें से जो सेकंड ग्रुप है रैंकिंग रेटिंग टेस्ट, पहला था डिफरेंस टेस्ट, दूसरा है रेटिंग टेस्ट। तो रेटिंग टेस्ट का ये चौथा मल्टीपल सैंपल डिफरेंस टेस्ट है। इसको आज हम शुरू करेंगे। तो इसका नाम से पता लग रहा है कि मल्टीपल सैंपल और उनके अंदर डिफरेंस बताना है। तो इसमें एक से ज़्यादा आपका टेस्ट वेरिएबल होते हैं। टेस्ट वेरिएबल का मतलब कि जो चीज़ आपको आपके सैंपल से पता करनी है, कि मान लो आप टेस्ट और फ्लेवर या एरोमा इन 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो एक सेशन में एक से ज़्यादा आप टेस्ट वेरिएबल इसमें पता कर सकते हो, लेकिन रिलायबिलिटी कम होती है थोड़ा सा, क्योंकि जितने ज़्यादा वेरिएबल हो जाएंगे ना उतनी रिलायबिलिटी कम होती जाएगी। हर एक पैनलिस्ट है उसको 3 से 6 सैंपल मिलेंगे, जितने टेस्ट वेरिएबल हैं उसके हिसाब से। अगर टेस्ट वेरिएबल 1 है तो 6 सैंपल, 2 है तो 3 हो जाएंगे। इसमें से एक सैंपल जिसको हम स्टैंडर्ड या रेफरेंस सैंपल बोलते हैं वो होगा, और पैनलिस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। हर एक जो कोडेड सैंपल उसको मिलेगा वो स्टैंडर्ड के साथ। अब एक कोडेड सैंपल ऐसा होगा जो बिल्कुल स्टैंडर्ड जैसा ही होगा, यानी उसका डुप्लीकेट होगा। अब एनालिस्ट को जो भी अपना उसका टेस्ट करके रिजल्ट आया है, तो उसमें से वो ब्लाइंड स्टैंडर्ड को, यानी जो भी एक स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट जो आपके पास सैंपल था उसको मैंने मान लो 1 स्कोर दिया है या 2 दिया है, तो वो सब्ट्रैक्ट कर देगा उस स्कोर में से, क्योंकि वो सेम था तो वो 0 होना चाहिए था, लेकिन अगर वो कुछ कम या कुछ ज़्यादा कर रहा है उसको, तो वो स्कोर अपना जो टेस्ट किया है उसमें से माइनस हो जाएगा। और इसमें गैस नहीं करनी, तुक्का नहीं मारना पैनलिस्ट को। डायरेक्शन और डिग्री ऑफ डिफरेंस दोनों बताना है कि किस तरफ है और कितना है। एक बार इसका इवैल्यूएशन कार्ड देख लेते हैं, उससे पता लग जाएगा। ऊपर हर एक कार्ड की तरह नाम, डेट, नाम यहाँ पे जज का आएगा, डेट, प्रोडक्ट क्या टेस्ट करे उसका नाम आ जाएगा। इसमें इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस सैंपल आर देंगे कि इससे कंपेयर करना है। पहले तो उसको टेस्ट करोगे, जो भी क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स उसके पता करने हैं उसके लिए। फिर अलग अलग सैंपल्स दिए जाएंगे जो आपको रेफरेंस सैंपल से ऑर्डर या फ्लेवर या टेस्ट, जो भी प्रॉपर्टी है उसके लिए जो भी आपको बताया गया है उसके लिए आपको टेस्ट करना है, कंपेयर करना है। और हर एक सैंपल की डिग्री ऑफ डिफरेंस कितना है और किस तरफ है डायरेक्शन ऑफ क्वालिटी, आपके मुताबिक ये बताना है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि डिग्री ऑफ डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी? इक्वल, इंफीरियर, सुपीरियर। बता भाई। अगर मैंने कहा कि डिग्री ऑफ डिफरेंस इज 0, यानी डिफरेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड इज नन, तो डायरेक्शन क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, जब कोई डिफरेंस ही नहीं है। दूसरा, मेरा अगर मान लो सैंपल है, तो एक ऑर्डर के लिए करेंगे और एक फ्लेवर के लिए करेंगे, इन 2 एट्रीब्यूट्स के लिए। मान लो मेरे पास दूसरा सैंपल आया, उस सैंपल में मेरे को लगा कि थोड़ा सा डिफरेंट है ये स्टैंडर्ड से और बेटर है, तो मैं रेटिंग दूंगा डिग्री ऑफ डिफरेंस में 1 स्लाइड,
जहाँ पे डिफरेंस है, और डायरेक्ट कहूँगा सुपीरियर एस, क्योंकि मेरे को ये जो हमारा रेफरेंस है या स्टैंडर्ड है उससे बेटर लगा। तो इस तरीके से हम इसमें ऑर्डर के लिए और फ्लेवर के लिए, इन दो एट्रीब्यूट्स के लिए जज करेंगे। जो पांचवा है अपना, वो हेडोनिक रेटिंग टेस्ट है। इसमें हेडोनिक जो स्केल होता है ना, उसमें आपको स्माइलीज मिलते हैं। स्माइलीज मतलब स्माइलिंग फेसेस। तो इसमें आपको ये बताना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको लेके कैसा एक्सपीरियंस है, प्लेजरेबल है या नॉन प्लेजरेबल है, कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। तो जो हेडोनिक स्केल होता है वो बेसिकली कंज्यूमर की एक्सेप्टेबिलिटी को नापने के लिए बनाया गया है। तो ये टेस्ट भी इसीलिए किया जाता है। तो पैनलिस्ट को एक सेशन में 1 से लेकर 4 सैंपल तक मिलते हैं, और उसको बेसिकली कहा जाता है, जो हेडोनिक स्केल है इसमें 9 पॉइंट्स होते हैं। तो लाइक एक्सट्रीमली से डिसलाइक एक्सट्रीमली तक के। तो इन 9 पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके जो सैंपल दिए गए हैं उनको पुट करो, और जो स्केल है उसके लिए आप फ्रेजेस भी यूज कर सकते हो, स्माइलीज भी यूज कर सकते हो। इसमें एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये जो हेडोनिक रेटिंग है बेसिकली ये अनट्रेन्ड पैनल के लिए इस्तेमाल होता है, और जो सेमी ट्रेन्ड पैनल है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए, ताकि उसमें से जो सेलेक्ट किए जाएं वो आगे फिर कंज्यूमर स्टडीज के लिए भेजा जाए, तो उसके लिए उसको उनको यूज कर सकते हैं। तो हर एक जो पैरामीटर है या एट्रीब्यूट है उसके लिए अलग कार्ड का इस्तेमाल होता है। मेनली यही है इसके अंदर। अभी इसका इवेल्युएशन कार्ड देखो आप। मान लो 3 सैंपल आपको मिले हैं, इसमें वही ऊपर नाम, डेट और प्रोडक्ट। सीधी सी इंस्ट्रक्शन है कि आपको ये सैंपल टेस्ट करने हैं, और टेस्ट करके बताना है कि स्केल पे आप कहाँ रखोगे उस पर्टिकुलर सैंपल को। तो पहला सैंपल आपको मिला, उसका कोड आपने यहाँ डाल दिया कोड के नीचे। फिर आपको टिक करना है एक जगह, इन 9 जगह में से लास्ट में रीजन है। मान लो आपको वो बहुत पसंद आता है, लाइक एक्सट्रीमली कर दिया आपने पहला सैंपल, तो उसका रीजन लिखना है नीचे। तो मान लो कोई चटनी का है, तो मान लो आप तीखा पसंद करते हो, तो आपको वो पसंद आई, तो आप लिख सकते हो कि तीखेपन के कारण पसंद आई, या उसका फ्लेवर आपको पसंद आया, या उसका कलर आपको पसंद आया। सेकंड, वो भी आपको बहुत अच्छी लगी मान लो, तो अगर वो सेम ही तरह से बनाई हुई है, तो किसी में कोई इंग्रेडिएंट ज़्यादा डाल रखा होगा, किसी में कोई कम डाल रखा होगा, तो आप बता सकते हो कि आपको ये अच्छी क्यों लगी बहुत, कि इसके अंदर लहसुन का फ्लेवर अच्छा था, या इसमें गार्लिक का फ्लेवर, इसका अपना जिंजर का फ्लेवर अच्छा आ रहा था। कोई आपको डिसलाइक लगी, मान लिया आप जिसको पसंद नहीं कर रहे, और बहुत उसमें से आपको ऑब्नॉक्शियस सी स्मेल आ रही है, तो आप उसका रीज़न लिख सकते हो डिसलाइक एक्चुअली के आगे क्लिक करके, टिक करके, कि भाई इसका फ्लेवर है या जो इसकी स्मेल है वो बहुत ऑब्नॉक्शियस है, गंदी है, इसलिए मेरे को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद सिग्नेचर करके दे सकते हो। तो इस तरीके से हेडोनिक रेटिंग में याद यही रखना है कि फ्रेजेस का इस्तेमाल होता है या स्माइलीज का इस्तेमाल होता है, और 9 पॉइंट स्केल के ऊपर होती है ये। और इसमें आप आपका जो भी ऑनेस्ट जानकारी है वो इसमें देते हो। छठा जो है वो है अपना न्यूमेरिकल स्कोरिंग टेस्ट। न्यूमेरिकल नंबर देना है, स्कोर करना है, उस चीज़ का टेस्ट है। तो इसमें भी वही कि पैनलिस्ट को एक या उससे ज़्यादा सैंपल मिल सकते हैं रैंडम ऑर्डर में, और पैनलिस्ट को हर एक सैंपल को इवेल्युएट करना होता है स्पेसिफिक स्केल के ऊपर, और रेटिंग करनी होती है सैंपल की। जो ट्रेंड पैनलिस्ट हैं, तो जैसे भी उनको स्कोर या क्वालिटी डिस्क्रिप्टर्स बताए गए हैं उसके हिसाब से मार्क्स देने हैं।
तो इसके लिए पहले मार्क्स को समझना जरूरी होता है, अदरवाइज आप सही से जज नहीं कर पाओगे। वैल्यूएशन कार्ड देखो इसका। आवाज आ रही है ठीक तुम्हारे तक भाई? हेलो तुषार, आवाज आ रही है क्या? हेलो। तो इस स्पेसिमेन वैल्यूएशन कार्ड के अंदर देखो कि जो नाम है आपका, डेट और क्या प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर आपको स्कोर कार्ड दिया हुआ है कि अगर क्वालिटी पुअर है तो 60, फेयर है तो 70, गुड है तो 80, 90 है तो एक्सीलेंट। यानी ये मिनिमम है, तो 60 या 60 से नीचे जितना भी है वो पुअर है। तो आपको सैंपल दिया जाएगा, आप उसका स्कोर दे सकते हो, और वो स्कोर आपने क्यों दिया है उसके कमेंट्स भी यहाँ डाल सकते हो और सिग्नेचर करके दे सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल स्कोरिंग टेस्ट है। इससे अगला और बी ग्रुप का लास्ट है हमारा कंपोजिट स्कोरिंग टेस्ट। कंपोजिट स्कोरिंग के अंदर भी स्कोरिंग है, लेकिन वो कंपोजिट लेवल पे है। कंपोजिट लेवल क्या होता है इसको देखते हैं कि इसमें हर एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक जो भी है प्रोडक्ट का, वो डिफाइन किया होता है, और उसकी रेटिंग जो करनी है अपने को, उसकी जो मार्किंग करनी है वो अलग अलग करनी है। और रेटिंग स्केल वेड होता है। वेड का मतलब कि कोई भी एक, मान लो 4 प्रॉपर्टी हमने ले ली, उसमें से एक प्रॉपर्टी हमें ऐसे लगती है, फ्लेवर है मान लो, कि भाई इसके ज्यादा नंबर होने चाहिए, तो हम फ्लेवर को मान लो 40 मार्क्स दे देते हैं। टेस्ट हमने कह दिया कि ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, तो इसको 20 नंबर दे दिए। कलर को भी हमने 10 नंबर दे दिए। तो ऐसे ऐसे करके जिस चीज की हमें वेटेज ज्यादा लगती है उसको हम ज्यादा मार्क्स देते हैं। और फिर हम टोटल स्कोर देखते हैं अपने प्रोडक्ट का, और जो डिफरेंट टाइप से प्रोडक्ट बनाए हुए हैं या डिफरेंट जो अपने पैनलिस्ट हैं उनके क्या क्या स्कोर हैं उनको कंपेयर करते हैं। तो इसमें भी वही है कि जो भी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं उसको जितनी हमें लगता है कि वेटेज देनी चाहिए उतनी वेटेज दे के तब हम प्रोडक्ट की इवेल्युएशन करवाते हैं। तो इसके कार्ड से आपको पता लगेगा। देखो जैसे नाम आपका, डेट, ऑरेंज मार्मलाइड या मार्मलाडे बोलते हैं इसको। क्वालिटी हमने इसके 4 क्राइटेरिया लिए हैं। कलर 20 नंबर, कंसिस्टेंसी 20 नंबर, फ्लेवर के 40 नंबर, और कोई डिफेक्ट नहीं है इसके भी 20 नंबर। तो टोटल स्कोर 100 हो जाएगा। 20, 20, 40, 40, 80 और 20, 100। तो अपने को जो भी सैंपल आएगा, पहला सैंपल, दूसरा, तीसरा, 4 सैंपल के लिए इसमें जगह है। जैसे तो पहला सैंपल आया कलर में, हम मैक्सिमम 20 दे सकते हैं। तो 0 से लेके 20 तक इसके अंदर हम स्कोर दे सकते हैं। कंसिस्टेंसी में उसी को 0 से 20, फ्लेवर में 0 से 40, और एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट्स में 0 से 20। तो जैसा आपको लगता है, जहां आपको लगता है कि इसको इतने मार्क्स मिलना चाहिए सैंपल को, वो दे के नीचे इनका टोटल कर देंगे जो आपने ऊपर दिया है उन सभी का टोटल। किसी चीज के बारे में कोई कमेंट करना है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, साइन करके आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो बी ग्रुप है वो कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम सी ग्रुप, जिसमें है अपने सेंसिटिविटी टेस्ट। तो बी ग्रुप में थे आपके वो बेसिकली आपके रेटिंग टेस्ट थे, और ए ग्रुप में आपके डिफरेंस टेस्ट थे। अब सी ग्रुप है आपका सेंसिटिविटी टेस्ट और लास्ट में डिस्क्रिप्टिव। तो सेंसिटिविटी जो टेस्ट है वो बेसिकली किसी प्रोडक्ट की असेसमेंट के लिए नहीं होते, वो जो पैनलिस्ट हैं उनकी सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए होते हैं। तो जो ये सेंसिटिविटी टेस्ट बेसिकली ये पैनलिस्ट के लिए या पैनल मेंबर्स के लिए होते हैं। जब आप उनको सेलेक्ट करते हो या उनको ट्रेन करते हो तो उस टाइम पे आप इन टेस्ट को करके देखते हो। तो जो भी आपका
पर्टिकुलर कोई सेंसेशन उनसे टेस्ट करवानी है तो उसके लिए वो कितने सेंसिटिव हैं ये जानने के लिए टेस्ट है। तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप अपने जो पैनल मेंबर्स हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हो, प्लस उनको आप टेस्ट कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो। तो इसमें दो हैं बेसिकली टेस्ट, पहला है सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड टेस्ट और दूसरा है डाइल्यूशन टेस्ट। इसके लिए 4 बेसिक जो टेस्ट हैं, स्वीट, सॉर, बिटर, साल्टी, तो उसके लिए हम अपने जो पैनल मेंबर्स हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए इन टेस्ट को करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहले सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड टेस्ट। सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि पर्टिकुलर कोई भी सेंसेशन है, चाहे वो स्मेल की है चाहे टेस्ट की है, कि हमारा जो सब्जेक्ट है या जो हमारा जो पैनल मेंबर है वो उसको कब महसूस करना शुरू कर देता है, कितनी कम से कम कंसंट्रेशन के ऊपर। तो जब वो छोटी से छोटी कंसंट्रेशन जिस पे वो हमारा पैनलिस्ट उस सेंसेशन को महसूस करना शुरू कर दे, वो उसकी सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। तो उस लिमिट को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो थ्रेशोल्ड का मतलब यही कि वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे हमें सेंसेशन महसूस होनी शुरू हो जाती है, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये बेसिकली थ्रेशोल्ड 3 तरह के हैं। पहला तो है स्टिमुलस डिटेक्शन। स्टिमुलस डिटेक्शन का मतलब कि प्लेन वाटर अगर हम टेस्ट करवा रहे हैं और उसमें हम मीठा डाल रहे हैं, तो एक लिमिट ऐसी होती है, जब हमने मान लो 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 ग्राम मीठा डाला है, तो सिंपल पानी और मीठे के अंदर, मीठे पानी जिसमें हमने 1 ग्राम डाला है 1 लीटर में, अपने को कोई फर्क महसूस नहीं होता। फिर उसके अंदर हम 1 लीटर में 2 ग्राम डालते हैं, कोई महसूस नहीं होता। तो अभी तक हमारा यानी डिटेक्ट नहीं कर पाए हम। फिर हम तीसरा ग्राम डालते हैं, तो ये हम उसको दिखा के नहीं डालते, लेकिन वो किस कंसंट्रेशन के ऊपर ये कहता है कि हाँ कुछ फर्क है भाई, सिंपल पानी नहीं है। तो वो है स्टिमुलस डिटेक्शन, कि उसने ये डिटेक्ट कर लिया कि कुछ ना कुछ चेंज है। अभी सिर्फ ये डिटेक्ट किया है। तो पहली स्टेज वो आती है स्टिमुलस डिटेक्शन की, जब उसने बता दिया कि चेंज है। सेकंड स्टेज आती है रिकॉग्निशन आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड, कि 3 ग्राम पर लीटर पे उसने ये बता दिया कि अलग है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि अलग क्या चीज है। फिर हमने 4 ग्राम डाला तो वो यही कह रहा है कि अलग है। 5 ग्राम डाला तो उसने कह दिया ओके यस इट इज स्वीट। तो ये 5 ग्राम जो हुई वो उस पर्सन के लिए स्वीटनेस की रिकॉग्निशन आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड है, कि उसने इस थ्रेशोल्ड, इस जो आपकी जो सेंसेशन है इसको रिकॉग्नाइज कर लिया और साथ में आइडेंटिफाई भी कर दिया। तो बेसिकली वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पे वो स्टिमुलस को करेक्टली आइडेंटिफाई कर ले, वो उसकी रिकॉग्निशन आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड है। अब मीठा उसने बता दिया। अब 5 ग्राम के बाद मान लो, ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, 5 ग्राम कितना भी हो सकता है ये हर एक बंदे के लिए। फिर वो आप उसमें 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम डालते गए, तो वो बताता जाएगा ये पहले से मीठा है, पहले से मीठा है, पहले से मीठा है। फिर 200 ग्राम या 20% सोल्यूशन के बाद आप फिर उसमें 25% सोल्यूशन दे दो, चाहे उसको 30% सोल्यूशन दे दो, वो कह देगा मीठा है लेकिन मेरे को ये कमोबेश एक जैसा सही लग रहा है। तो ये जो 200 ग्राम मान लो है, उसके बाद वो बढ़ा है या घटा है ये नहीं बता पा रहा। तो इसका मतलब कि उसके जो टेस्ट बर्ड्स हैं स्वीटनेस को सेंस करने के, स्वीटनेस इज वन स्टिमुलस, इसी तरह से साल्टीनेस हो सकती है या कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो जब वो टेस्ट बड्स उसके ऐसे सैचुरेट हो जाएं कि उससे आगे वो डिफरेंस बता ही ना पाए, तो वो बेसिकली हमारा हो गया टर्मिनल सैचुरेशन थ्रेशोल्ड, कि इससे ऊपर हम कितना ही बढ़ा लें वो अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि ज़्यादा है या कम है। तो उसको हम टर्मिनल सैचुरेशन थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो ये बेसिकली टेस्ट या स्मेल या ऑर्डर्स इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रेन पैनल मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और यही देखने के लिए कि कौन सी मिनिमम लेवल है जिस पे हमारे जो पैनलिस्ट है उसको आइडेंटिफाई कर पाता है। तो इसके लिए बेसिकली जो
आपका वैल्यूएशन कार्ड है उसको देखोगे तो नाम, पैनलिस्ट का डेट। अब उसको बताया गया है कि यू रिसीव अ सीरीज ऑफ बीकर्स विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द फोर टेस्ट, स्वीट्स और बिटर साल्टी में से। बीकर नंबर एक से शुरू करना है और फिर बीकर नंबर 2, 3 इस तरीके से आगे चलते जाना है। अब टेस्ट और उसकी इंटेंसिटी के बारे में बताना है। तो सेट नंबर 1 जो उसको मिलेगा तो उसमें पहले तो यही जज करना है कि इंटेंसिटी पे कि अगर प्योर वाटर जैसा लग रहा है तो 0, और अगर उसको डिफरेंट फ्रॉम वाटर लग रहा है लेकिन टेस्ट क्वालिटी को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो क्वेश्चन मार्क। और टेस्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है, बहुत कम उसको वो महसूस हो रहा है लेकिन फिर भी उसने बता दिया कि स्वीट है या सॉल्ट है, तो उस पर वो एक्स लगा देगा। और एक्स लगाने के बाद फिर हो गया कि अगर बहुत कम लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो वीक के लिए 1, फिर 2 मीडियम के लिए, 3 स्ट्रॉन्ग के लिए, 4 वेरी स्ट्रॉन्ग के लिए, 5 एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग के लिए। तो इस तरीके से जो भी उसको रीडिंग लग रही है तो 12 टेस्ट में सेट मिलेंगे उसको इसके सैंपल्स के। तो उसके आगे हर एक के आगे अपना जो उसको महसूस होता है वो लिखते हैं और उसके बाद आगे सबमिट कर देते। हो गया। समस्या हो गई। हाँ, सेकंड है हमारा डाइल्यूशन टेस्ट। तो डाइल्यूशन टेस्ट को भी इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि कोई भी अननोन मटेरियल है उसको हम डिटेक्ट कर पाएँ स्मॉलेस्ट अमाउंट में। एग्जांपल दिया है जैसे बटर के अंदर अगर अपना कोई मार्जरीन मिला रखा है तो उसको अलग से आइडेंटिफाई कर पाएँ। ड्राइड होल मिल्क को आइडेंटिफाई कर पाएँ फ्रेश मिल्क में। सिंथेटिक फ्लेवर अगर मिलाया है नेचुरल फ्लेवर से, तो ऐसे छोटी-छोटी थोड़ी अगर क्वांटिटी में भी कोई चीज़ प्रेजेंट है तो हम उसको अलग से बता पाएँ उस कम से कम मिनिमम डाइल्यूशन लेवल पे। तो जितना ज़्यादा बड़े डाइल्यूशन नंबर पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उतनी ही बेटर हमारी परसेप्शन उसको पकड़ने की क्षमता होगी कि ये कितने लेवल पे मिलाया हुआ है। लास्ट है जो हमारा वो डिस्क्रिप्टिव फ्लेवर प्रोफाइल मेथड है। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के डिस्क्रिप्शन फ्लेवर एनालिसिस से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट का वो अपने को करना होता है। एग्जांपल इसमें दिया है टोमेटो केचप का, उसका फ्लेवर प्रोफाइल कैसे निकालते हैं वो नीचे दिखाया हुआ है। इसमें फ्लेवर को जो तीनों चारों फैक्टर हैं जिनसे मिलकर फ्लेवर बनता है कि अरोमा है, टेस्ट है, माउथ फील है, टेक्सचर है। इन चारों प्रॉपर्टीज को मिला के हम किसी प्रोडक्ट के बारे में अपनी रेटिंग देते हैं। जैसे अरोमा की अगर हम बात करें तो अरोमा के अंदर गार्लिक का हमें लगता है कि 1 पार्ट महसूस हो रहा है, पेपर के 2 पार्ट महसूस हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम 1, 2, 3 के अंदर इसको रीडिंग देते हैं हर एक।
जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको। तो इससे अपने को बहुत कुछ पता लग जाता है कि एरोमा कितना स्ट्रॉन्ग है, टेस्ट कैसा है, माउथ फील का कितना इफेक्ट आ रहा है, टेक्सचर की जो स्मूथनेस है वो कितना मैटर कर रही है। तो एक प्रोडक्ट का कोई भी अपने को कंप्लीट फ्लेवर प्रोफाइल पता लग जाता है। लास्ट में ये टेबल है जिसमें कौन सा मेथड कहाँ या किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए या किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो दे रखा है। जैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है तो इसके अंदर आपका टेस्ट A1 था, B2, B6 और B7, और इसके लिए अगर आपको ट्रेन करना है तो C2 जो मेथड है, सीरियल डाइल्यूशन या डाइल्यूशन मेथड, और D डिस्क्रिप्टिव फ्लेवर प्रोफाइल मेथड, ये आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही फॉर्मूले में चेंज करके अगर आपको प्रोडक्ट इंप्रूव करना है तो उसके लिए A1, B1, B4, B5, C2 और D। और अगर आपने प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट किया है और वो देखना चाहते हो कि जो भी आपने चेंज किया है उसका प्रोडक्ट क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ा है, उसके लिए आप A1, B1, B4, B5, C2, D ये टेस्ट कर सकते हो। कॉस्ट रिडक्शन के लिए अगर आपने ऐसा मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए जिसमें आपने कॉस्ट रिड्यूस की है, चाहे मटेरियल के कारण चाहे प्रोसेस के कारण, तो उसका क्या फ़र्क पड़ा है उसके लिए आप बेसिकली A1, B1 और B4 ये टेस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई आपने कि सप्लायर चेंज किया है आपने प्रोडक्ट का, अपने इंग्रेडिएंट्स का, तो उसके इफेक्ट को जानने के लिए आपके जो टेस्ट हैं A1, A2, A3 और B4। इसी तरह से प्रोडक्शन और मार्केटिंग के दौरान आपकी क्वालिटी मेंटेन रहे ये जानने के लिए आपने टेस्ट करने हैं तो A1, A2, A3, B4, B6 और B7। स्टोरेज स्टेबिलिटी चेक करनी है कि ड्यूरिंग स्टोरेज आपका कैसा रहा है प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपका B6, B7 और D। और प्रोडक्ट ग्रेडिंग और रेटिंग करनी है तो इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से, उसके लिए B6 और B7। बेस्ट सैंपल को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए A1, B1 और B6। मार्केट टेस्टिंग करनी है नए प्रोडक्ट की जिसमें आपको लगता है कि आपका इम्प्रूव्ड है ये, तो कस्टमर की एक्सेप्टेंस अगर आपको जाननी है तो A1, B2 और B5। कंज्यूमर प्रेफरेंस के लिए A1, B1, B2। और पैनलिस्ट को ट्रेन करने के लिए ताकि जो आपको उनसे स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वो आपको मिल सके, तो उसके लिए A2, A3, B6 और C1 इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें समरी दे रखी है भाई इस टेबल के अंदर कि आप कौन से टेस्ट हैं तो उनको, जैसे मान लो अपना A1 था पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट, उसके लिए ट्रेंड अगर पैनल मेंबर है तो 5 से 12, अनट्रेंड है तो 72 से 80। इसी तरह से नंबर ऑफ सैंपल्स 2, हर एक टेस्ट में आप 2 सैंपल टेस्ट कर सकते हो। डिओ ट्रायल के लिए आप ट्रेंड है तो 5 से 12 ट्रेंड ही इसमें यूज करना है। इसी तरह से ट्रायंगल में भी ट्रेंड ही यूज करना है 5 से 12। और इसके अंदर आप 3 सैंपल कर सकते हो जिसमें से 2 आइडेंटिकल होंगे, एक डिफरेंट होगा दोनों में, डिओ ट्रायल में और ट्रायंगल में। रेटिंग टेस्ट में जो पहला है B1 है हमारा रैंकिंग, इसके लिए ट्रेंड पैनल मेंबर्स अगर चाहिए तो 5 से 12, सेमी ट्रेंड चाहिए तो 10 से 25 और अनट्रेंड चाहिए तो 72 से 80 या 100 से ऊपर मानते हैं अगर हमारा कंज्यूमर पैनल है। और सैंपल इसमें 2 से 7 हो सकते हैं। सिंगल सैंपल मोनेटिक टेस्ट के लिए ट्रेंड 6 से 25 बंदे, अनट्रेंड 72 से 80 और एक सैंपल पर टेस्ट आपको करना है। 2 सैंपल डिफरेंस टेस्ट के लिए ट्रेंड पैनलिस्ट के लिए है ये 6 से 25 हो सकते हैं और 4 पेयर और एक कंट्रोल सैंपल। मल्टीपल सैंपल डिफरेंस टेस्ट या क्वालिटी डिफरेंस, इसके लिए ट्रेंड 6 से 25, सेमी ट्रेंड 10 से 25 और 3 से 6 इसके अंदर सैंपल हो सकते हैं जिसमें से जो आपका कंट्रोल सैंपल हो गया, रेफरेंस सैंपल होगा। अब हेडोनिक के लिए सेमी ट्रेंड 10 से 25 और 5 से 10 सैंपल
ये अगर ज़्यादा अगर सैंपल तब लेने हैं जब आपको लगता है कि फ्लेवर के अंदर या कलर के अंदर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। इसी तरह से न्यूमेरिकल जो स्कोरिंग है उसके लिए अनट्रेंड जो पैनल मेंबर्स हैं वो 72 से 80, उसको 1 से 4 सैंपल आप पर टेस्ट करवा सकते हो। और ट्रेंड है तो 5 से 12 बंदे, तो उनके 1 से लेके 6 तक या 5 से लेके 10 तक। तो ज़्यादा सैंपल तभी करवाने हैं कि जब आपको लगे कि थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, चाहे फ्लेवर में चाहे आपके टेक्सचर में। कंपोजिट जो है स्कोरिंग टेस्ट, उसमें आप 5 से 12 पैनलिस्ट ले सकते हो और 1 से 4 सैंपल एक आप पर टेस्ट दे सकते हो। सेंसिटिविटी के अंदर दो हैं, थ्रेशोल्ड और दूसरा डाइल्यूशन। तो थ्रेशोल्ड में तो आप कितने भी ले सकते हो और एक बंदे का अलग अलग होता है ये, इसमें 5 से 10 सैंपल आप दे सकते हो। इसी तरह से डाइल्यूशन का है, इसके लिए भी ट्रेंड पैनल मेंबर्स 12 से 24 और इसमें भी 5 से लेकर 10 सैंपल पर टेस्ट आप दे सकते हो, क्योंकि ये सिंगल एट्रीब्यूट बताने के टेस्ट हैं। इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जिसको फ्लेवर प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं, इसमें सिर्फ आप जो ट्रेंड पैनल मेंबर्स उनका इस्तेमाल करोगे 3 से 6 का, और उसमें हर टेस्ट में 1 से लेकर 5 सैंपल आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारे आपने टेस्ट कर लिए, इनको देख लिया कि कहाँ कहाँ एम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये टेस्ट सब्जेक्टिव हैं तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसकी समस्याएं हैं। सबसे पहले लिमिटेशन तो यही है कि हर एक बंदे की अलग अलग परसेप्शन होती है हर एक चीज़ के बारे में। तो इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो हर एक पैनलिस्ट के बहुत अलग अलग हो सकते हैं। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम है, तो उसके हिसाब से बंदे की जो एबिलिटी है टू टेस्ट वो एम्पर हो जाती है, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आती है। किसी का दिन खराब चल रहा है, मूड अच्छा नहीं है, तो उसके कारण भी उसकी टेस्टिंग पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्टिव इवेल्युएशन है वो खत्म हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव जो इवेल्युएशन थे जो हमने मशीन की मदद से किए थे, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन बोलते हैं, जो हम मशीन की मदद से करते हैं। ह्यूमन की मदद से करते हैं तो उसको सेंसरी या सब्जेक्टिव बोल देते हैं। ऑब्जेक्टिव के फायदे क्या हैं जो मशीनों से करते हैं, कि भाई एक ही टेस्ट को आप कितनी बार कर सकते हो और वो सेम रिजल्ट देगा, रिजल्ट एक्यूरेट होते हैं, ह्यूमन सेंसिटिविटी इन्वॉल्व नहीं है, इस कारण से तो ह्यूमन एरर भी नहीं होते इसमें। थोड़े से डिफरेंस को भी हम बता सकते हैं इसमें जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कम एरर है क्योंकि अगर आपकी स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस हैं तो उसमें एरर होने के चांसेस भी कम होते हैं। परमानेंट रिकॉर्ड रहता है इनका, तो कंपैरिजन हो सकता है। जबकि सब्जेक्टिव में तो हो सकता है सुबह एक ही सैंपल के लिए उसने कुछ अलग रीडिंग दी हो, शाम को हो सकता है वो रीडिंग चेंज हो जाए उसी दिन, सेम बंदा सेम प्रोडक्ट के लिए, तो वहाँ वेरिएशन हो सकती है। फैक्टर बहुत हैं। और मशीन में अगर हम एक फैक्टर की बात करें, मान लो हम साल्ट एनालिसिस करना है तो वो साल्ट को ही एनालाइज करेगा, अब उसमें शुगर कितनी पड़ी है उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सब्जेक्टिव एवेल्युएशन में इस चीज़ का फर्क पड़ता है। इमोशनल बर्डन का मशीन से कोई लेना देना ही नहीं है। और ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन की डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, मशीन को तैयार करना पड़ता है, फिर मशीन की कॉस्ट होती है तो ह्यूमन बीइंग की भी है भाई, उसके भी पर घंटे हमें फी पे करनी पड़ती है। लेकिन लॉन्ग रन में ह्यूमन बीइंग एक्सपेंसिव होते हैं। शुरू में मशीन की कॉस्ट हमें ज़्यादा लगती है। और किसी भी मशीन को चलाने के लिए उसकी टेक्निकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार इंस्ट्रूमेंट्स या कोई मशीन है उसका कोई पार्ट अवेलेबल ना हो तो पूरी मशीन ही काम नहीं कर पाएगी।
कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हालांकि अभी इलेक्ट्रॉनिक नोज वगैरह करके हमें थोड़ा बहुत स्मेल के बारे में इंफॉर्मेशन, लेकिन जो फ्लेवर है जिसमें आपका स्मेल भी है, जिसमें आपका टेस्ट भी है, जिसमें आपका माउथ फील भी है और टेक्सचरल प्रॉपर्टी भी हैं, उनको मिला के जो फ्लेवर सेंसेशन बनती है, उसके बारे में मशीन कोई ऐसी नहीं है जो बता पाए। तो आमतौर पे दोनों मेथड किए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और जो हमारी सब्जेक्टिव या सेंसरी इवेल्युएशन है उसको सपोर्ट करने के लिए अपने पास जो ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन है या मशीन से जो हमने किया है उससे हमारे सब्जेक्टिव जो इवेल्युएशन है उसको सपोर्ट मिलती है, तब हम डिसीजन ले सकते हैं कि व्हाट शुड बी डन। तो बेसिक गाइडलाइन क्या है इनके बारे में, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन के बारे में, कि जितने भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं वो तभी हो सकते हैं जब उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। जैसे पीएच आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास पीएच मीटर है। कुछ फ्लो प्रॉपर्टी हैं या कुछ और चीज़ें हैं, उनके लिए भी आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो मेन तो यही है कि जो भी आपको टेस्ट करना है उसके लिए टेस्टिंग इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए। और जो भी आप टेस्ट करो तो लैब की लैंग्वेज में कहा जाता है कि टेस्ट उतना ज़रूरी नहीं है जितना मेंटेनेंस ज़रूरी है मशीन की, क्योंकि एक बार टेस्ट कर मशीन आपने ख़राब कर दी तो दैट इज़ टू कॉस्टली टू बी डन इन द लैब। हमेशा ध्यान यही रखना है कि आपकी जो मशीन्स हैं उनको आप मेंटेन करके रखें ताकि अगली बार उनसे ढंग से टेस्ट कर पाएँ। जो भी आपके पास सैंपल्स हैं उनको आपको सही ढंग से रखना है और इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि जो उससे आपको रिजल्ट चाहिए वो मिले। तो हर एक मशीन के लिए अलग अलग जो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, एसओपीज हैं जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं वो फॉलो करने होते हैं। और किस टेस्ट के लिए कौन सी मशीन का कौन सा प्रोब या कौन सा पार्ट या कौन सा टेस्ट यूज करना है ये जरूर आपको क्लियर हो, तभी आप वो टेस्ट कर पाएंगे। और जो भी कंडीशंस चाहिए वो कंडीशंस आपको, चाहे वो टेम्परेचर की है चाहे वो आपको एनवायरनमेंट की है, वो आपको मेंटेन करनी होती है ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग के लिए। तो सेंसर इवैल्यूएशन में आजकल कंप्यूटर्स का भी इस्तेमाल होता है, और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है आमतौर पे कंप्यूसेंस 5 जो टॉप सॉफ्टवेयर है या सिम्स 2000, इनके मैंने ये लिंक छोड़े हुए हैं। इन लिंक से आपको वो फाइल्स मिल जाएंगी जिनसे आप सेंसरी एनालिसिस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंसरी एनालिसिस और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन से रिलेटेड ये आज की प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाया जाएगा, और वो नेक्स्ट टॉपिक आपका इससे रिलेटेड ही करवाएंगे, कुछ और मटेरियल कि जो आपने ये इवैल्यूएशन की है, इन इवैल्यूएशन का स्टैटिस्टिकल जो रिजल्ट्स आते हैं उनको कैसे इंटरप्रेट करना होता है। तो स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा काम आएगा। और 5.6 इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी रिजल्ट्स इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ये 5.6 आपको कल की नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। ठीक है अभी के लिए भाई।